आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख 23 अगस्त 2026। मैं ईसा इब्न मरियम रूहल्लाह आ गया हूँ। हर चीज़ अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है, यानी घूम रही है अल्लाह के रास्ते में, यानी अल्लाह के रास्ते में चल रही है। और इस संसार का राज एक एक छोटे से एक कण में है, यानी एटम के अंदर। और एटम के अंदर जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अतराफ, और जब न्यूक्लियस के अंदर हम देखते हैं तो वहां पर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स सब घूम रहे हैं, यानी सब के सब तवाफ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अभी आप देखिए इसका मिरेकल, इंसान जाता है काबतुल्लाह का तवाफ करता है, घूमता है, ठीक है। तो ये घूमने का जो चक्कर है, हालांकि अगर हम नहीं भी घूम रहे हैं, खामोश भी बैठ जाएं, तो हमारी जमीन घूम तवाफ कर रही है। अगर हम जमीन भी खामोश रही अपनी जगह, तो ये यूनिवर्स तवाफ कर रहा है। जरा गौर करिए। 1,08,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से की परिक्रमा कर रही है और हमारी पृथ्वी करीब 1,08,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सूरज की परिक्रमा कर रही है और हमारा सूरज भी पृथ्वी और सभी ग्रहों, उपग्रहों और एंटायर सोलर सिस्टम को लेकर करीब 8,28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर की परिक्रमा कर रहा है। और इतना ही नहीं, हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे भी करीब 21 लाख किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हमारे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी यानी कि गैलेक्सीज के एक समूह में द ग्रेट अट्रैक्शन कहे जाने वाले एक विशाल ग्रेविटेशनल सेंटर की तरफ बढ़ती जा रही है। एवरीथिंग इज मूविंग इन द कॉज ऑफ अल्लाह। हर चीज चल रही है। अब आप देखें, तवाफ करना, घूमना, एवरीथिंग इज मूविंग, स्टार्टिंग फ्रॉम मेटल टिल द एंड। बट अराउंड व्हाट? किसके अतराफ? अराउंड व्हाट? एवरीथिंग इज मूविंग, एंड दैट इज अल्लाह। यानी कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ चलित है, कुछ भी स्थिर नहीं है। हर चीज अपनी जगह से स्थलांतर करती रहती है, इवन ब्लैक होल्स भी। तो अब प्रश्न है कि क्या ये सभी चीजें जिस ब्रह्मांड में मौजूद है, वो ब्रह्मांड भी घूम रहा है? क्या वो भी परिक्रमा कर रहा है? और अगर हम ब्रह्मांड को भी चलित यानी कि घूमने वाला मान ले, तो ये कॉन्सेप्ट आज हमारी मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में सबसे बड़ा सुलगता प्रश्न बन जाता है, और जिसे कहते हैं हबल टेंशन। तो चले जानते हैं कि आखिर ये हबल टेंशन क्या है, और हमारा यूनिवर्स अगर फैल रहा है या घूम रहा है तो किस स्पीड से और कहां पर घूम रहा है। अभी तक की हमारी समझ ये कहती है कि हमारा ब्रह्मांड हर दिशा में एक समान रूप से फैलता जा रहा है। हमने किए भौतिक और खगोलीय अवलोकन भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। लेकिन हमारे ब्रह्मांड का ये मॉडल मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की एक मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाता है, जिसे हबल टेंशन कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है कि ये नाम मशहूर खगोल शास्त्री एडविन हबल के नाम से रखा गया है, जिन्होंने साल 1929 में एक्सपेरिमेंट करके दुनिया को ये बताया था कि हमारा ब्रह्मांड हर एक दिशा में फैलता जा रहा है। और ब्रह्मांड के विस्तार के इस मापन के लिए एडविन और हमारा यूनिवर्स अगर फैल रहा है या घूम रहा है तो किस स्पीड से और कहां पर घूम रहा है। अभी तक की हमारी समझ ये कहती है कि हमारा ब्रह्मांड हर दिशा में एक समान रूप से फैलता जा रहा है। हमने किए भौतिक और खगोलीय अवलोकन भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। लेकिन हमारे ब्रह्मांड का ये मॉडल मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की एक मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाता है, जिसे हबल टेंशन कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है कि ये नाम मशहूर खगोल शास्त्री एडविन हबल के नाम से रखा गया है, जिन्होंने साल 1929 में एक्सपेरिमेंट करके दुनिया को ये बताया था कि हमारा ब्रह्मांड हर एक दिशा में फैलता जा रहा है। और ब्रह्मांड के विस्तार के इस मापन के लिए एडविन हबल ने हबल कांस्टेंट नाम की एक वैल्यू दुनिया के सामने रखी। इसे H0 या H0 भी कहा जाता है, और ये H0 हमें ये बताता है कि हमारा ब्रह्मांड किस गति से फैल रहा है। इसे हम दो तरीके से नाप सकते हैं, एक है कॉस्मिक डिस्टेंस लेडर और दूसरा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड।
और हमारी सामान्य समझ तो यही कहती है कि अगर ब्रह्मांड समान रूप से हर एक दिशा में फैलता जा रहा है तो फिजिक्स के हर एक नियम ब्रह्मांड के हर कोने में इक्वली काम करते होने चाहिए। और ये बात हमें ये भी बयां करती है कि भले ही हम ब्रह्मांड के विस्तार के मापन के लिए कॉस्मिक डिस्टेंस लेडल पद्धति का उपयोग करें या कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड पद्धति का उपयोग करें, ब्रह्मांड के विस्तरण का दर, उसका मापन समान ही आना चाहिए, है ना? लेकिन दोस्तों असल में ऐसा नहीं होता है और बस यही तो एक रहस्य है। और कहने का तात्पर्य ये कि ये दोनों ही मेथड हमें ब्रह्मांड के विस्तरण की अलग अलग वैल्यू बयां करते हैं। हमारे एक्सपेरिमेंट हमें ये बताते हैं कि हमारा आज का ब्रह्मांड अपने शुरुआती समय के मुकाबले बहुत ही तेज गति से फैल रहा है और गुजरते वक्त के साथ इसकी स्पीड लगातार बढ़ती ही जा रही है। और इन दोनों ही पद्धतियों के मेजरमेंट में पहली पद्धति बताती है कि हमारा ब्रह्मांड 73.8 किलोमीटर पर सेकेंड मेगा पार्सेक जितना फैल रहा है, तो दूसरी थियरी ये आंकड़ा 68.22 किलोमीटर पर सेकेंड मेगा पार्सेक बताती है। दोनों में करीब 10% का फर्क है और ये फर्क बहुत बड़ा माना जाता है। यूनिवर्स के संदर्भ में बहुत ही बड़ा है ऐसा मान लो, क्योंकि ये फर्क 5 सिग्मा स्टैटिस्टिक थ्रेशोल्ड से भी बड़ा है, जिसका उपयोग करके वैज्ञानिक ये नापते हैं कि कोई डेटा, कोई रिजल्ट रैंडमली तो नहीं मिल रहा है ना। अब इन दोनों ही मापन पद्धतियों में फर्क आना और हमारे ब्रह्मांड का फैलाव इतनी तेजी से लगातार बढ़ते रहना एक बड़ी समस्या है और Receiving international business payments? है द हबल टेंशन। अब लाखों रुपए का सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि इन दोनों ही मापन पद्धतियों में इतना बड़ा फर्क आखिर कैसे आता है। और ऐसे में ऐसा हो सकता है कि कोई रहस्यमय पार्टिकल, रहस्यमय कण हो जो ब्रह्मांड के इस फैलाव के लिए जिम्मेदार हो। कई वैज्ञानिक इसके लिए डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन अब तक हम इन दोनों को ही ठीक से समझ भी नहीं पाए हैं और अभी तक हमारे पास ऐसा कोई मॉडल नहीं था जो ये साबित कर सके कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। इसलिए हमें एक ऐसे मॉडल की आवश्यकता थी जो इन दोनों ही नापन पद्धतियों का डिफरेंशिएशन मैच कर सके। और इसके मद्देनजर पिछले मार्च महीने में मंथली नोटिस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने स्पिनिंग यूनिवर्स यानी कि घूमने वाले ब्रह्मांड नाम का एक मॉडल प्रस्तुत किया और ये मॉडल हबल टेंशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। हालांकि इस मॉडल का विचार भी नया नहीं है। साल 1949 में कुर्ट गोडेल ने रिव्यू ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स जर्नल में इस मॉडल को पेश किया था और इसे स्टीफन हॉकिंग जैसे कई बड़े वैज्ञानिकों ने एक्सप्लोर भी किया था। और ये मॉडल हमें ये बताता है कि खुद ब्रह्मांड भी स्पिन कर रहा है। अब ब्रह्मांड के सभी पदार्थ जब घूम रहे हैं तो वैज्ञानिक ये देखना चाहते थे कि ये बिहेवियर नैसर्गिक रूप से क्या पूरे ब्रह्मांड को लागू होता है। और जब उन्होंने इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए तो उन्हें पता चला कि इसके द्वारा तो हबल टेंशन जैसी समस्या का समाधान ही आ जाता है। और ये मॉडल कई सारे सवालों के जवाब देता है, जैसे कि ये मॉडल एक बात कहता है कि हमारा ब्रह्मांड 500 अरब वर्ष में एक बार रोटेट करता है, मतलब कि उसकी रोटेटिंग स्पीड से ये जाना कि इसे पूरा रोटेट करने में 500 बिलियन साल लग जाएंगे। ब्रह्मांड का ये चकदौर इतना धीमा है। इनफैक्ट हमारे परिप्रेक्ष्य में ये धीमा नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में धीमा है, क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार ही बहुत ही विशाल है। हम तो इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद है, इसलिए हमें ये महसूस होता है कि ये यूनिवर्स काफी आराम से घूम रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों की टीम ये बताती है कि यूनिवर्स लगभग मैक्सिमम पॉसिबल रोटेशनल स्पीड के करीब, यानी कि फिजिक्स के लॉ की अल्टीमेट सीमा के करीबी रफ्तार से घूम रहा है। मतलब कि आप ऐसा समझ लो कि ये बहुत ही खतरनाक और तेज रफ्तार से घूम रहा है। अब दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड अगर खुद रोटेट कर रहा है और इतनी भयानक स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसी कौन सी फोर्स है जो खुद यूनिवर्स को रोटेट करने के लिए मजबूर कर रही है। और इस पर एक बहुत ही बड़ी हाइपोथेसिस ये कहती है कि हमारा इतना बड़ा यूनिवर्स शायद किसी दूसरे बड़े से यूनिवर्स के ब्लैक होल के केंद्र में स्थित हो, क्योंकि ब्लैक होल्स भी लगभग फिजिक्स की मैक्सिमम स्पीड से रोटेट करते हैं। हालांकि ये मॉडल किसी भी फिजिक्स के नियम का उल्लंघन नहीं करता है, जो कि हमारे ब्रह्मांड को बने हुए अभी 14 अरब साल से भी कम समय हुआ है।
इसलिए उसका एक रोटेशन खत्म होने में भी अभी बहुत सारा टाइम बाकी है। और मजे की बात यह है कि ब्रह्मांड का ये विस्तार, ये रोटेशन, इतनी स्पीड फिजिक्स के लॉ के मुताबिक समय की रफ्तार पर इफेक्ट पैदा कर सकता है। आज हमने ये जाना कि हमारा ब्रह्मांड अपनी ही दूरी पर स्पिन कर रहा है, बस हमें ये नहीं मालूम कि ये कैसे हो रहा है। और इसे जानने के लिए हमारे वैज्ञानिक अगला कदम एक पावरफुल कंप्यूटर मॉडल बनाने की ओर बढ़ा रहे हैं, जिससे हमें ये समझ आएगा